नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये करते हैं हरियाणा विशेष की शुरुआत। विपक्ष मनोहर सरकार पर लगातार हमलावर है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों के मुद्दे पर खेड़ा। इसके साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने 13 अगस्त को प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया। कांग्रेस के ऐलान के बाद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और अपने अंदाज में नेता विपक्ष को खरी खोटी भी सुनाई। रिपोर्ट देखिए। मनोहर 2.0 सरकार अपने 1 साल के कार्यकाल को पूरा करने में बहुत दूर नहीं है, लेकिन विपक्ष सरकार के कामकाज पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रहे हैं। नेता विपक्ष ने भ्रष्टाचार को लेकर सरकार से सवाल पूछे। हुड्डा ने शराब घोटाले को लेकर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। शराब का घोटाला कोई छोटा घोटाला नहीं है और ये आपने कोरोना की आड़ में ये जो घोटालों का काम किया है, इस सरकार ने कोई केवल छोटे मोटे अफसरों पे गाज गिरने से काम नहीं बनने वाला है। इस बात की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में गृह मंत्री ने कहा शराब के घोटाले में कि एसआईटी का गठन होगा, परंतु जब हुआ एससीटी का गठन हुआ। एससीटी को कोई पावर नहीं होती। आप देख रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट ने कह दिया उसको डिस्टिलरी की इंस्पेक्शन करने की पावर नहीं। वही नेता विपक्ष ने सरकार पर शायराना अंदाज में भी हमला बोला। सरकार पर किसानों, खिलाड़ियों की मदद न करने का आरोप भी लगाया। हुड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही बढ़ते अपराध पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। अनएम्प्लॉयमेंट जो है हरियाणा में सबसे पूरे प्रदेश में नंबर 1 पे पहुंच गया। इतनी बेरोजगारी फैल रही है कि आपका अंदाजा नहीं। और कोरोना का समय है, रोजगार देने की बजाय रोजगार छीने जा रहे हैं। अब पीटीआई कितने दिन से। हुड्डा ने जहां एक तरफ सरकार को आड़े हाथ लिया, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी 13 अगस्त को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। जनता के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, आप देख रहे हैं रोज नए नए घोटाले, चाहे रजिस्ट्री घोटाला है, चाहे अब ये शराब का घोटाला है, इन सब में साफ तौर पर बू आती है कि प्रशासन और शासन दोनों की इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत होगी। मिली भगत के बिना इतने बड़े घोटाले नहीं हो सकते। और उसके अलावा भी आप देख रहे हैं कि कभी कोई मंत्री कुछ बयान देते हैं, दूसरे कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं। इन सब बातों के खिलाफ हम 13 तारीख को हर जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन करेंगे और मेमोरेंडम देंगे। उसके बाद हम माननीय राज्यपाल जी से भी मिलेंगे और उन्हें भी मेमोरेंडम देंगे कि ये जो गलत कार्य हो रहे हैं इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज़ उठाती है और ये डिमांड करती है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इन सभी बातों की, और सिटिंग हाई कोर्ट जज से नीचे कोई जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। कांग्रेस पर पलटवार करने में सत्ता पक्ष ने भी देर नहीं की। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने ही अंदाज में जवाब दिया। जाहिर है विपक्ष सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता और यही वजह है कि प्रदेश से जुड़े छोटे से बड़े मुद्दे पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछता ही रहता है और सरकार की तरफ से भी जवाब आने में बहुत देर भी नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गृह सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के जो चालान काटे हैं, उन चालान की रकम को परिवहन विभाग को सौंपने की मांग की गई है। इसके साथ ही परिवहन मंत्री ने विभाग की ओर से तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। पुलिस को मिलने वाली वेलफेयर राशि की डिटेल भी मांगी है। क्या ये पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों से वसूली गई रकम पर परिवहन विभाग ने दावा ठोका है। इस बाबत परिवहन मंत्री ने गृह सचिव को पत्र लिखा है और चालान की राशि मांगी है, ताकि इस रकम को विकास कार्यों पर खर्च किया जा सके। साथ ही ये भी कहा कि ये राशि परिवहन विभाग की है और पुलिस मेंटेनेंस या सफाई पर इस राशि का उपयोग कर रही है।
जबकि राशि परिवहन विभाग को भेजनी चाहिए। दावा नहीं ठोका, ये पैसा ट्रांसपोर्ट का ही होता है और ये पैसा हमेशा चाहे चालान पुलिस करे, वो पैसा अपना ट्रांसपोर्ट विभाग में जाता है। जितने रोडों के जो टैक्स कटते हैं, जितने चालान कटते हैं, और इस पैसे को हम अपने रोड सेफ्टी पे खर्च करते हैं। रोड सेफ्टी पे, कहीं हाईवे पे, कहीं कट ऑफ पे, कहीं फ्लैश बोर्ड पे, कहीं अपने जैसे मान लो स्पीड है, स्पीड के कहीं मीटर लगाने हैं या कहीं रेड बत्ती लगानी है, कहीं रोड के गड्ढे भरे हुए, उन पे इस पैसे को हम खर्च करते हैं। आपको पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। समझिए कि परिवहन मंत्री ने पत्र में क्या मांग की। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि पुलिस जो चालान करती है, ये राशि परिवहन विभाग के हैंड में जमा होनी चाहिए, जबकि पुलिस मेंटेनेंस या सफाई पर इस राशि का उपयोग कर रही है। यही नहीं, परिवहन मंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से पुलिस को वेलफेयर के लिए राशि दी जाती है। ये राशि कहां खर्च की गई, इससे किस तरह के लाभ मिले, ये सब डिटेल भी दी जानी चाहिए। परिवहन मंत्री का कहना है कि जब परिवहन विभाग राशि देता है तो इसका हिसाब भी होना चाहिए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरों से बातचीत की है। उन्होंने आईजी ट्रैफिक विभाग के आला अफसरों से इस मामले में जानकारी हासिल की। ये पुलिस को जो कानून है, जो धारा के तहत चालान होते हैं, ये सारा ट्रांसपोर्ट का है। तो कुछ जानकारी है कितना होगा ये पैसा जिसकी आप मांग कर रहे हैं? नहीं, हमने एक आता एक मुख्यमंत्री की उससे मीटिंग हुई थी और उसमें एक हेड बनाया था ट्रांसपोर्ट का। उस ट्रांसपोर्ट का जो हेड है, जो हेड हमने खोला है, जो उसका पोर्टल खोला है, इस पैसे को उसमें करा जाए। हम पैसे का, ये पैसा कितना आएगा हम उसी पे खर्च करेंगे। पैसे को ये तो है नहीं कि हम परिवहन विभाग में खर्च करेंगे, हम उस रोड सेफ्टी में ही लगाएंगे। और रोड सेफ्टी ये हमें जानकारी रहती है, पैसा कोई इधर उधर तो खर्च नहीं हुआ। भाई रोड सेफ्टी का पैसा कहीं दूसरी जगह तो खर्च नहीं हो रहा, कोई दूसरे जगह तो नहीं है जो रोड सेफ्टी की जगह नहीं है। और जो अपनी जानकारी ये है कि भाई पैसे का जो रोड जो चालान से पैसा है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग जो मैंने बताई है, इन चीज़ों पे इस मद में होना चाहिए। ये मैंने कहा भाई इसका हिसाब ठीक रहेगा। इस मामले में जल्द ही एक बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें सभी तरह की जानकारी लेकर आने को कहा जाएगा ताकि मासिक बैठक में इस पर मंथन किया जा सके। इसके लिए गृह सचिव को लिखा गया है। ये सरकार का फैसला है, ये मेरा कोई फैसला नहीं है। ये मुख्यमंत्री लेबर तक प्रदेश सरकार का फैसला है। ये पैसा ट्रांसपोर्ट महकमे में जाएगा और ट्रांसपोर्ट महकमा जो कमेटी है, जो मीटिंग है, और जहाँ रोड सेफ्टी के लोगों को क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, कई बड़े बड़े फ्लैश बोर्ड लगने चाहिए, पता नहीं लोगों को ये रास्ता कहाँ से जाता है, ये किधर है, कोई गड्ढा है। इस तरह से क्या है कि पैसा उसी में लगा। हम पारदर्शी चाहते हैं भी कितना चालान का पैसा हुआ और कितना हमको मिला है और कितना हेड में हम खर्च करते हैं। आज उनके पास है, हम कहते हैं पैसा कितना है, इतना पैसा है, इसे वहाँ खर्च कर दो, वहाँ उसकी जिम्मेदारी। जब ट्रांसपोर्ट इसका है तो ये ट्रांसपोर्ट के पास होनी चाहिए। आज उनको पुलिस को कहना पड़ेगा भाई पैसा कितना है, वहाँ खर्च करो, उसमें दीजिए। जब उसके बाद पैसा ट्रांसपोर्ट के पास रहेगा, ये हमारा पैसा इतना डिवाइड करके आप यहाँ लगाइए। परिवहन विभाग ने इस कदम के पीछे सबसे बड़ा कारण कोरोना काल के दौरान परिवहन विभाग का बढ़ता हुआ घाटा भी माना जा रहा है, क्योंकि बसें पूरी संख्या में नहीं चल पा रही हैं और विभाग फिलहाल बसों का किराया बढ़ाने की भी बात नहीं सोच रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने एक बार फिर से गांधी परिवार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस में केवल राहुल गांधी की चापलूसी करने वाले नेताओं की फौज है। सब अच्छे लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं क्योंकि स्वाभिमानी नेता कांग्रेस में नहीं रह सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा चापलूसी नहीं करेंगे और जल्द ही हुड्डा भी कांग्रेस छोड़ेंगे। मंत्री जी बहुत देंगे, पहले 215 करोड़ रुपया देंगे, वैसा बताओ कोई पैसे की कमी नहीं। हालांकि पूरी दुनिया में एक क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद भी पैसा मिलेगा। जो घोषणाएं की थी सीएम साहब ने, क्या उनको अभी क्या रूपरेखा तैयार की जा रही है उनकी? नहीं, सब हो रहा है। पहले जो रनिंग वर्क है वो तो हो ही रहे हैं, कुछ नए काम भी जो थोड़े अमाउंट के थे वो हो रहे हैं। जैसे पैसा की पोजीशन कंफर्टेबल होगी, पैसा और देता जाएगा। इंग्लैंड अमेरिका में जो कैंडिडेट होते हैं वो 8 साल से ज़्यादा नहीं चलते। एक ही एक परिवार को लोगों ने बहुत दे दिया, अब तो उल्टा लेंगे इनसे। तो कांग्रेस में बिखराव की स्थिति कैसे खत्म हो सकती है?
मैं नहीं मानता कोई सामने जब आप पे कोई दर्शन नहीं हो, सामने कोई आप पे लोगों को कहने के लिए मुद्दा नहीं हो, तो लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। जब आप अपने ही अपने परिवार के स्वार्थ के लिए चलें तो लोग पीछे हट जाते हैं। आप अगर देश हित का काम लेके चलें तो लोग आपके साथ हैं। मोदी साहब का इतना बड़ा कद हो गया, इतनी बड़ी एक्सेप्टेंस होगी, वो इंडिस्पेंसेबल हो गए। उनके मुकाबले में कांग्रेस में कोई दम ही नहीं है। कांग्रेस एक बहुत लंबे समय चल गई, जरूर से ज़्यादा चल गई। किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में इतनी पार्टी नहीं चलती। सिर्फ 1 घंटे की बारिश अगर पूरे शहर को तालाब में बदल दे तो आप क्या कहेंगे? शहर के पॉश इलाकों में भी अगर पानी पानी हो तो फिर आप किसको इसका जिम्मेदार ठहराएंगे? ये सवाल पूछे जा रहे हैं अंबाला वासियों की ओर से, जहां पर बरसात के साथ ही साथ लोगों की रही सही उम्मीदें भी बह गई हैं। रिपोर्ट। जो 1 घंटे की बारिश में डूब जाए उसे अंबाला शहर कहते हैं। जहां 60 मिनट की बारिश सड़कों को तालाब में तब्दील कर दे, वो अंबाला है। जी हाँ, ये तस्वीरें ही खुद में सब कुछ बयां कर रही है। ये पानी सिर्फ सड़कों पर नहीं, लोगों की उम्मीदों पर फिरा है। ये प्रशासन के दावों पर पानी का पलीता लगा है। अंबाला शहर की हर मुख्य सड़क पर पानी और ट्रैफिक रेंग रेंग कर चल रहा था। अब जरा विधायक निवास के पास का नजारा भी देख लीजिए, सब कुछ पानी पानी है। आलम ये भी तो 2 टेम्पो पलट के हटे हैं जी थोड़ी देर पहले। हम तो कहते हैं डीसी साहब आके खुद देखें कि क्या हाल हुआ पड़ा है इस एरिया का। पूरी नदी बनी हुई है ये एरिया। कोई सफाई कर्मचारी यहाँ पे आते हैं और सफाई करके जाते नहीं हैं। नाले बंद पड़े हैं बिल्कुल। मौके पे आके मैं तो डीसी साहब खुद आके देखें यहाँ पे। किसी की कार पानी में गड्ढा ना दिखाई देने की वजह से फंस गई तो कई दोपहिया वाहन चालक गिरते गिरते बचे। अंबाला में 1 घंटे की बरसात के बाद सड़कों पर जमा हुए पानी को लेकर लोगों में नाराजगी है और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाए जा रहे हैं। साथ तो यहाँ 5 मिनट भी हुए तो नदियाँ चलने लग गई हैं। सफाई का कोई जरिया नहीं है, कोई मुलाजिम यहाँ सफाई करने आ नहीं रहा। गलियाँ की नालियाँ, इधर नाले सब ब्लॉक हैं। और अभी कुछ हादसे हो गए हटे हैं, अभी 5-10 मिनट पहले ही टेम्पो पलटे हैं। जान का खतरा है, रोजी रोटी से लोग तंग हैं और कोई सुनवाई है नहीं। और प्रशासन आ पाए और देखे और कोई गुहार लगा रहे हैं, कोई सुनता नहीं है। डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं एनसीसी ऑफिस में ड्यूटी पे जा रहा हूँ, तो मैं घर से निकलने के लिए देखा तो गाड़ी वहाँ घर के आगे फंस गई न्यू मॉडल कॉलोनी में। बाहर यहाँ से जाना था, अब यहाँ फंस गए हम लोग। तो मेरा पहुँचना ड्यूटी पे बहुत ज़रूरी है सर। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो नगर निगम के ऑफिस बीरर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो ठेके पर रखे हुए हैं, जैसे भी रखे हुए हैं, वो नालियों की सफाई बिल्कुल नहीं करते। मेरे घर के सामने भी जब मैं कहता हूँ नाली में से पॉलीथीन हटा दो तो वो बिल्कुल सफाई नहीं करते। सारी नालियाँ जाम हो गई हैं। जाम। सरकार और नगर निगम अधिकारी बरसाती पानी की निकासी करने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। अंबाला शहर में पहली बार उन गलियों और मुख्य सड़कों पर भी पानी है जहां पिछले कई सालों से बरसाती पानी नहीं आया। 2 सालों से नगर निगम के चुनाव नहीं करवाए गए, जिसकी वजह से कोई भी प्रतिनिधि अपने इलाके की समस्याओं को नहीं उठा पा रहा। नगर निगम के चुनाव होते तो पार्षद अपने एरिया की समस्याओं का उठाते और हालात शायद ऐसे न होते। अंबाला से कपिल अग्रवाल, इंडिया न्यूज, हरियाणा। करनाल के कलामपुर गांव में सरकारी स्कूल खुले होने का मामला सामने आया, जहां पर सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को बुलाया गया। कोरोना महामारी के बीच बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए नजर भी आए। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हैरानी की बात तो यह है कि बच्चों ने न मास्क पहना और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किया। आपको ये बताएं कि कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने 31 अगस्त तक स्कूल खोलने पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन कलामपुर गांव के इस सरकारी स्कूल में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर बच्चों को बुलाया गया। ऐसे में सवाल आखिर कोरोना महामारी के बीच स्कूल प्रशासन को स्कूल खोलने की परमिशन किसने दी, ये जरूर उठता है। इस पूरे मामले पर हमने शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से बात की तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जानकारी डीसी से लेंगे, कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो बच्चों की जान से खिलवाड़ कर स्कूल खोला गया। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के रिपोर्टर के कैमरे में कैद हुआ है, जिसके बाद इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने इसका खुलासा किया। हमारे रिपोर्टर ने स्कूल के टीचर से जब सवाल पूछा कि आखिरकार स्कूल खोलने की इजाज़त किसने दी, तो स्कूल के टीचर इधर उधर भागते हुए नजर आए।
मैम आप क्लासेस ले रहे थे? नहीं सर, वो बच्चे आज इसके सर SCBC के जो स्कॉलरशिप जाती है, हाँ। उसके लिए बच्चे तो पढ़ रहे हैं बच्चे, बिठा रखे हैं? नहीं, वो तो फिर ऐसे बुला लिया था कि मैं चलो। तो हर रोज बच्चे आ रहे हैं मैम, आप क्या कहेंगे उसमें? फॉर्मेलिटीज जैसे बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, कुछ बच्चों के जैसे पेपर। पर इन फ्यूचर ध्यान रखा जाएगा, गलती मानते हैं आप, गलती हुई है? नहीं, गलती नहीं कह सकते सर इसको, क्योंकि टीचर भी बता रहे हैं कि पहले भी क्लास लगी है 1-2 दिन। गलत सर, अब सर जो हेड टीचर है अगर वो बुला रहा है तो हम टीचर को बीच में क्या कह सकते हैं इस बारे में? हम तो कुछ कहते ही नहीं सर। सर एक ही टीचर ने बुलाया था सर? हाँ जी, क्योंकि हम तो सर हमें अब की बार 9th 10th दे नहीं रखी, तो हमारा दिन से कोई है नहीं, 8 तक दे रखी है मुझे। तो अब ये बच्चे हैं सर, मैडम ने बुलाया था। 6th क्लास के बच्चे भी हैं? 6th के कौन से आ गए? 6th का ये बच्चा सब अपने बैठे भाई बहन के साथ आ गए होंगे ना। गलत तो है सर? हाँ जी, किन्होंने बुलाया था? हेड किसने बुलाया? प्रिंसिपल ने बुलाया था? सर प्रिंसिपल ही बुलाते हैं। क्या नाम है प्रिंसिपल का? सीमा बालिया। तो उन्होंने बुलाया? सर उन्होंने बुलाया जो वही थे जो अभी निकल के गए हम आप? किसने बुलाया तुम्हें? उन्हीं का कर रहे हैं ना सर। तो सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो मिड डे मील के पैसे थे, कुछ इस तरह के पैसे थे और बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, सरासर झूठ बोला जा रहा है। तो सर आपको देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। आपका नाम क्या है मैम? मीना भारती। अब किसने कहा है आपको ये कि ये कह देंगी लाइब्रेरी? अब हमारे सर आए मेरे पास, कहते हैं आप ये कह दो भी लाइब्रेरी की बुक इश्यू करवाने आए हैं। सर मैंने जब किसी को बुलाया नहीं। सर कौन है? जो हमारी लेक्चरर है हिंदी के। क्या नाम है उनका? उनका है संदीप। तो सबसे दिनों से बच्चे पढ़ रहे हैं सर, बता दीजिए ना, आपके ही बचाव होगा सर। कितने दिनों से बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे जी, बच्चे अपनी कोई लाइब्रेरी की बुक लेने के लिए आया है। किसी को बाई चांस किसी को दिक्कत है तो वो अपना दिक्कत दूर कर आया हो, पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। तो कितने दिनों से आ रहे हैं? दिनों कल आए थे 2-4 बच्चे, 5-4 बच्चे आ रहे हैं। तो लेकिन कोरोना है सर, समझने की ज़रूरत सभी को है कि बच्चे कम से कम मास्क लगाएं, मैडम कम से कम मास्क लगाएं। तो दूर बच्चे बैठे हैं, तो उसमें मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। आपका नाम? मेरा नाम संदीप कुमार। पैसे कल नहीं आए थे, कल क्लास लगी नहीं है? तो कौन बुलाता है आपको? लेकिन किसी भी स्कूल कोई लग नहीं रहा है फिर भी बुला रहे हैं। बेटा आपने मास्क नहीं डाला, मास्क डालने के लिए मैडम ने नहीं बोला। वहीं सोनीपत में स्पा सेंटर के आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। क्या ये पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। सोनीपत पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। नेशनल हाईवे 44 पर बने पार्कर मॉल के स्पा सेंटर से पुलिस ने 8 युवतियों और 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारे पास एक गुप्त सूचना आई थी कि जो पार्कर मॉल है वहाँ स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का काम चल रहा है। तो इसे नैतिक कार्य का पता चलते ही एक टीम बनाकर लेडीज पुलिस के साथ और विधि अनुसार उस पर रेड किया गया तथा जहाँ से आपत्तिजनक अवस्था में एप्पल सपा के नाम से सपा सेंटर में 8 युवतियाँ और 4 युवक आपत्तिजनक अवस्था में मिले। एप्पल नाम के स्पा सेंटर में काफी लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था, जिसकी गुप्त सूचना पर कुंडली थाना पुलिस ने भारी दलबल के साथ रेड की। तो स्पा सेंटर में 8 लड़कियों और 4 युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पाया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सभी युवतियां दिल्ली की रहने वाली। पार्कर मॉल है अपना कुंडली एरिया में और यहाँ एक एप्पल सपा के नाम से सपा सेंटर। कोरोना, आपको पता कोरोना काल चला हुआ है, ऐसे में ऐसी चीज़ों को सोशल डिस्टेंस की भी बात की जा रही है, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ पर जो लोग आए होंगे अगर एक भी पॉजिटिव हुआ है तो कितने लोगों को इसलिए ही गैर कानूनी है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए हम भी अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं उसका। तो ये कब से चल रहा था, कुछ पता चला सर? नहीं, अभी पूछताछ जारी है इस संबंध में और अभी तो पुलिस आरोपियों से सख्त पूछताछ कर रही है और इस गोरख धंधे के पीछे किस किस की मिली भगत है, इसका खुलासा भी जल्द होने की उम्मीद है। सोनीपत से सनी मलिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। ये कोरोना वायरस से संक्रमित थे। इलाज के लिए उन्हें मध्य प्रदेश के इंदौर में 10 अगस्त के देर रात अरविंदो अस्पताल में भर्ती किया गया था। राहत इंदौरी मशहूर शायर थे, साथ ही साथ उन्होंने बॉलीवुड के लिए भी कई गाने लिखे। राहत साहब की शायरी को देश दुनिया में बेहद ही पसंद किया जाता रहा है। आज हरियाणा विशेष में आपसे विदा लेते हुए आपको छोड़े जाते हैं कदावर शायर राहत इंदौरी के बेहद ही लोकप्रिय शायरी के साथ। कहता हूं कि मैं जब मर जाऊं तो वहीं आ जाऊंगा, हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। संपत भाई शेर सुनिएगा। कहता हूं कि मैं जब मर जाऊं, आवाज आ रही ना? जब आपके काम की बात शुरू उनके दिल तक पहुंच रही है आवाज। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जब मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारी तो इसमें कौन सी बात कहती है? वो बेचारा कह रहा था कि वो ऐसा कहता है, ये आदि है। हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। दो शेर और पढ़ना है कि जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। यहाँ कहा जाता है